हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत ने निकाला सबसे बड़ा हथियार, कनाडा पर कर दिया बड़ा हमला। बताएंगे दोस्तों किस चीज को लेकर, साथ ही साथ बताएंगे जहां भारत सरकार के साथ काम करना चाहता हूं, आरोपों को गंभीरता से ले। जी हां, कनाडाई प्रधानमंत्री का फिर एक बार भारत को लेकर बड़ा बयान। जब भारत का गुस्सा देखा कनाडाई पीएम ने तो अपने आप ही सिट्टी बिट्टी हो गई गुल। अब रिश्तों की करने लगा बात कनाडाई पीएम ट्रूडो। जी हां, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां क्या कनाडा से आने वालों के लिए वीजा बैन करके मोदी सरकार फंस तो नहीं गई। दोस्तों सारी बड़ी जानकारी आपको बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हमेशा की तरह अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि मोदी जी हां तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत ने निकाला सबसे बड़ा हथियार, कनाडा पर किया बड़ा हमला। दरअसल भारत ने कनाडा के खिलाफ सबसे खतरनाक कूटनीतिक मिसाइल दाग दी है। भारत और कनाडा के बीच दुश्मनी चरम पर पहुंच चुकी है। इस जंग की शुरुआत कनाडा ने की थी, लेकिन इसका अंत भारत करेगा। मोदी सरकार ने फैसला किया है कि जस्टिन ट्रूडो के बेबुनियाद आरोपों का जवाब निंदा या बयान से नहीं बल्कि ताबड़तोड़ एक्शन से दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, कनाडा के खिलाफ भारत ने एक साथ लिए दो बड़े एक्शन, कहा बराबरी होनी चाहिए। बता दें कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता के आरोप लगाने के बाद से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कनाडा के खिलाफ लगातार भारत एक्शन मोड में नजर आ रहा है। भारत ने गुरुवार को सुरक्षा चिंताओं को लेकर कनाडा में वीजा सेवाओं को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा भारत ने भारतीय मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप का हवाला देते हुए कनाडा से भारत में अपनी राजनयिकों की संख्या घटाने को कह दिया है। गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत में कनाडाई राजनयिकों की संख्या भारत के कनाडा में राजनयिकों की संख्या से ज्यादा है, इसीलिए इसे कम करने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि समानता होनी चाहिए, उनकी संख्या बहुत अधिक है, यानी कि भारत में कनाडाई राजनयिकों की संख्या बहुत अधिक है। सोमवार को भारत पर विदेशी हस्तक्षेप का आरोप लगाने के बाद कनाडा ने भारत के एक वरिष्ठ राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश दिया था, जिसके बाद मंगलवार को भारत ने भी कनाडा के एक राजनयिक को वापस जाने का आदेश जारी कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में कनाडा अगर डाल चलेगा तो भारत भी पात चलने से पीछे नहीं हटने वाला। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि भारत के कड़े रुख को देखकर कनाडाई प्रधानमंत्री लगे झुकने। कहा भारत सरकार के साथ मैं काम करना चाहता हूं, लेकिन मेरे आरोपों को गंभीरता से ले भारत की मोदी सरकार। जी हाँ, भारत की नाराजगी और कई सख्त कदमों के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सुर अब बदले नजर आ रहे हैं। अब उन्होंने भारत के साथ काम करने और उनकी बात को गंभीरता से लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं भारत सरकार से हमारे साथ काम करने, इन आरोपों को गंभीरता से लेने और न्याय को अपने तरीके से चलने देने का आह्वान करता हूं। ट्रूडो ने कहा कि कानून के शासन वाले देश के रूप में हमारा दायित्व है कि हम यह सुनिश्चित करें कि जांच की सभी प्रक्रियाएं कठोर और स्वतंत्र तरीके से सामने आए। हम यही कर रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय आधारित व्यवस्था के लिए खड़े हैं। हम ये बता रहे हैं कि किसी भी देश के लिए अपनी घरेलू धरती पर किसी नागरिक की हत्या में शामिल होना कितना अनएक्सेप्टेबल है, अस्वीकार्य होगा। हम चाहते हैं कि भारत हमारा साथ दे और सच सामने लाने में मदद करे। उन्होंने कहा कि मैंने सोमवार को कहा था कि यह मानने के विश्वसनीय कारण है कि भारत सरकार के एजेंट कनाडा की धरती पर एक कनाडाई की हत्या में शामिल थे। यह कानून के शासन वाले देश में अत्यंत और मूलभूत महत्व की बात है। दुनिया जहां अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था मायने रखती है, हमारे पास स्वतंत्र न्याय प्रणाली और मजबूत प्रक्रियाएं हैं जो अपने नियमों का पालन करेंगी। हम भारत सरकार से इस मामले की सच्चाई जानने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़ने का आह्वान करते हैं। कनाडाई पीएम ने कहा कि मुझे लगता है कि एक मजबूत और स्वतंत्र न्याय प्रणाली वाले देश के रूप में यह बेहद महत्वपूर्ण है। हम उन न्याय प्रक्रियाओं को पूरी ईमानदारी के साथ सामने आने की अनुमति देते हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इन आरोपों को साझा करने का निर्णय हाउस ऑफ कॉमन्स के पटल को हल्के में नहीं लिया गया, ये अत्यंत गंभीरता के साथ किया गया है। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं भारत के मजबूत और कड़े रुख के बाद कनाडाई पीएम के जो व्यवहार बदला है दोस्तों, जो बातचीत का तरीका बदला है, जो सुर बदला है, वो काफी ठंडा पड़ता नजर आ रहा है दोस्तों। और कहीं ना कहीं अगर निष्कर्ष निकाले हम जस्टिन ट्रूडो के इस दूसरे बयान का, तो उनका यही कहना है कि हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारत के विरोध में भी ये बयान नहीं दिया गया है, बल्कि मैं भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस मुद्दे पर ध्यान दें। बाकी आपसे हमें पूरा सहयोग की गुजारिश है और आपसे हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं, ना भारत से कोई हमारी पर्सनल दुश्मनी है। बहरहाल जस्टिन ट्रूडो को पीएम मोदी ने अपने एक्शन से दोस्तों आखिर झुका ही दिया। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं मोदी जी का लोहा, तो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है जरूर कहिएगा। चलते हैं इसी से जुड़ी एक और खबर
खबर की, जहां खालिस्तानियों को बचाने में लगे कनाडा में भारी विरोध प्रदर्शन। आखिर क्यों सड़कों पर उतरे बच्चे और अभिभावक, बताते हैं। खालिस्तानियों के समर्थन में उतरे कनाडा में आंतरिक विद्रोह शुरू हो चुका है। दरअसल कनाडा के स्कूल में सेक्सुअल कंटेंट और कट्टरपंथी जेंडर विचारधारा के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ओटावा में भारी संख्या में बच्चे और उनके अभिभावकों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। कनाडा और भारत के बीच तल्ख हुए राजनयिक संबंधों के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि राजनीतिक रूप से क्षमा किए जाने वाले हेट क्राइम को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा मानने वाली कनाडा की नीयत पर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि ऐसी भावना की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है, इसीलिए इन्हें माफ किया जाता है। एक चिंता है और हमने इसे चिन्हित किया है। दोस्तों इतना ही नहीं, आपको बता दें कनाडा से तनाव के बीच सरकार की चैनलों को बड़ी सलाह, डिबेट में देश के दुश्मनों को ना बुलाएं। जी हां, कनाडा के साथ चल रहे राजनयिक विवाद के बीच सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया प्लेटफॉर्मों के लिए एक सख्त रिमाइंडर जारी किया है। सरकार ने टीवी चैनलों से देश के दुश्मनों को डिबेट में ना बुलाने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि हाल ही में ऐसे व्यक्ति को टीवी पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था जिस पर अपराध के गंभीर मामले दर्ज हैं। गुरुवार को जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि विदेश के एक व्यक्ति को टेलीविजन चैनल पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था। उस व्यक्ति के खिलाफ आतंकवाद सहित अपराध के गंभीर मामले दर्ज हैं और भारत में कानून द्वारा प्रतिबंधित संगठन से जुड़ा है। उक्त व्यक्ति ने कई टिप्पणियां की जो देश की संप्रभुता या अखंडता, भारत की सुरक्षा एवं एक विदेशी देश के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए हानिकारक थी। उनमें देश में सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की भी संभावना थी। हम नाम नहीं लेना चाहते दोस्तों, ना उस चैनल का और ना ही उस व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति का। अगर आप समझ गए तो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं कितने लोग समझ गए कि किस मीडिया ने किसको बुलाया था अपने चैनल टीवी पर डिबेट के लिए। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां क्या कनाडा से आने वालों के लिए वीजा बैन करके मोदी सरकार कहीं फंस तो नहीं गई, बता दें। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का आरोप मढ़कर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने उकसावे की कार्रवाई तो की है, लेकिन कहीं गुस्से में भारत की ओर से ज्यादा ही तो सख्ती नहीं कर दी गई। दरअसल कनाडा से आने वाले लोगों के लिए वीजा पर तत्काल प्रभाव से पाबंदी तो लगा दी गई है, लेकिन क्या लोगों पर होने वाले इसके असर की पैमाइश ठीक से हुई? कनाडा को सबक सिखाने के चक्कर में मोदी सरकार ने कहीं जल्दबाजी में तो ये फैसला नहीं ले लिया। सरकार के इस कदम से पंजाब की राजनीति में हलचल मच गई है। अभी तो अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल ही आ गया है। शिरोमणि अकाली दल नेता सुखबीर बादल ने कनाडा के साथ भारत के रिश्तों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा और केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात भी की। सुखबीर बादल ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि आज भारत और कनाडा के संबंध जिस तरह के बन गए हैं, इससे बहुत ज्यादा असर भारत के नागरिकों पर पड़ने वाला है, क्योंकि कनाडा में सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी रहते हैं। पंजाब के बहुत से लोग हैं वहाँ। पिछले 2 दिनों में पंजाब में बहुत लोग घबराए हुए हैं। सुखबीर बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से जल्द इस मसले का कोई समाधान निकालने की गुजारिश की है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां ताइवान के पास है वो मिसाइलें जो चीन को कर सकते हैं तबाह। अब ड्रैगन की सेना की खैर नहीं। जी हां, ताइवान ने भविष्य में चीन से संभावित खतरे को देखते हुए अपने डिफेंस की जखीरों में इजाफा कर दिया है। ताइवान ने अपनी मिसाइल सिस्टम में 2 नए वेरिएंट को जोड़ा है। ये वेरिएंट स्काई बो 3rd मिसाइल सिस्टम के है। विकसित किए गए नए मिसाइल का नाम स्ट्रॉन्ग बो फर्स्ट और स्ट्रॉन्ग बो 2nd है। इसकी खासियत की बात करें तो ये इस सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी हवा में किसी दूसरे मिसाइल या खतरे को भांपते ही ये उसे नष्ट कर देगा। इस मिसाइल को अमेरिका के पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की तरह माना जा रहा है। ये मिसाइल 70 से लेकर 100 किलोमीटर तक की ऊंचाई से आने वाले खतरे की पहचान कर उसे ध्वस्त कर देगा। ताइवान की रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रॉन्ग बो की मिसाइलों को चुंगशान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है। ताइवान की समाचार ताइपे टाइम्स ने एक सूत्र के हवाले से बताया है कि स्ट्रॉन्ग बो मिसाइल अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पैट्रियट से ज्यादा उन्नत है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां कनाडा से चल रहे तनाव के बीच सऊदी अरब ने भारत को दिया तगड़ा झटका। जी हां, खालिस्तान आतंकवाद के मुद्दे को लेकर कनाडा से भारत का टकराव लगातार बढ़ता जा रहा। अब इस कूटनीतिक विवाद के बीच सऊदी अरब ने भी भारत को असहज करने वाला काम किया है। जी हां, संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर आयोजित एक बैठक में सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को लेकर टिप्पणी की है। तो वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन ने जनरल डिबेट के दौरान अपने संबोधन में जम्मू और कश्मीर का मुद्दा उठाया है। इस्लामिक संगठन यानी OIC की ओर से आयोजित एक बैठक में जम्मू और कश्मीर की मुस्लिम आबादी के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा है कि सऊदी अरब मुस्लिम लोगों की इस्लामिक पहचान और उनकी गरिमा बनाए रखने में हमेशा उनके साथ खड़ा है। सऊदी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार बैठक में सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने कहा कि जम्मू कश्मीर समेत कोई भी क्षेत्र जो संघर्ष और अशांति से जूझ
जूझ रहा है, सऊदी अरब हमेशा उनके साथ खड़ा है। मुस्लिम लोगों की इस्लामी पहचान बनाए रखने के प्रयासों में सऊदी अरब हमेशा साथ खड़ा है। जी हां, बैठक के दौरान सऊदी अरब ने जम्मू कश्मीर मुद्दे को क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती बताया है। सऊदी अरब ने चेतावनी के लहजे में कहा है कि अगर इस मुद्दे को नहीं सुलझाया गया तो इस क्षेत्र में और अस्थिरता बढ़ेगी। फैसल बिन फरहान ने आगे कहा कि सऊदी अरब हमेशा संघर्ष में शामिल पक्षों के बीच मध्यस्थता करने, संघर्ष को कम करने और अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों के अनुरूप शांतिपूर्ण समाधान लाने के लिए मदद करने के प्रयास में शामिल रहा है। यह प्रयास इस्लामी लोगों के समर्थन में सऊदी अरब के अटूट रुख को दर्शाता है। इस बैठक में सऊदी अरब के अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय मामलों के मंत्री अब्दुल रहमान अल रस्सी और विदेश मंत्री कार्यालय के महानिदेशक अब्दुल रहमान अल दाऊद ने भी हिस्सा लिया था। वैसे मैं आपको बता दें, भारत ने करारा जवाब दे दिया है सऊदी अरबिया को इस मुद्दे पर। जम्मू कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत शुरुआत से ही स्पष्ट रहा है कि इस मसले पर हम तीसरे पक्ष की मध्यस्थता कतई भी स्वीकार नहीं करेंगे। भारत का कहना है कि इस मामले पर जब भी कोई बातचीत होगी वो द्विपक्षीय यानी भारत और पाकिस्तान के बीच ही होगी। हम कभी भी और किसी भी समय किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आप भी मानते दोस्तों कि भारत ने जो कही है वो एकदम पते की बात कही और यही होना चाहिए, किसी तीसरे को बीच में नहीं आना चाहिए और ना ही भारत को स्वीकार करना चाहिए किसी बीच का मध्यस्थता, तो अपनी राय अवश्य रखिएगा और कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां नेपाल में बढ़ा अमेरिका का दबदबा, लोकतंत्र के नाम पर दिया $20 मिलियन, देखता रह गया चीन। जी हां, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड अमेरिका की यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करना है। इससे पहले प्रचंड ने न्यूयॉर्क में यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID के डेमोक्रेसी डेलीवर्स कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और USAID की प्रशासक सामंथा पावर ने भी हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के दौरान ब्लिंकन और पावर ने नेपाल में लोकतांत्रिक प्रगति और सुधारों पर अपनी राय रखी और इस हिमालयी देश के लिए $20 मिलियन की मदद का ऐलान किया। अमेरिका ने नेपाल को इस मदद का ऐलान तब किया है जब प्रचंड को चीन का दौरा करना है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और USAID प्रशासक सामंथा पावर ने फोर्ड फाउंडेशन ऑफ रॉकफेलर फाउंडेशन के साथ साझेदारी में नेपाल में परोपकारी कार्यों के लिए लोगों की मदद का ऐलान किया। अमेरिकी विदेश कार्यालय ने बताया कि नेपाली पीएम दहल USAID के डेमोक्रेसी डिलीवर्स इनिशिएटिव द्वारा समर्थित देशों के पहले समूह के नेतृत्व के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान USAID ने घोषणा की है कि नेपाल को अर्थव्यवस्था के स्थिरीकरण, नौकरी और वेतन वृद्धि को बढ़ावा देने, निवेश जुटाने और लोकतांत्रिक लाभांश देने के लिए $2 मिलियन मिलेंगे। जी हां दोस्तों, वैसे मैं आपको बता दें कि नेपाल में अमेरिकी दखल से पूरे तरीके से नाराज हो चुका है चाइना। चीन शुरू से ही नेपाल में अमेरिका की मौजूदगी को, अमेरिका की दखल अंदाजी को खतरे के तौर पर देखता रहा है और यही बड़ा कारण है कि चीन ने कई बार नेपाली सरकार से अमेरिका से दूरी बनाने की चेतावनी भी दी है। लेकिन अब दोस्तों ऐसे समय में फंडिंग की है अमेरिका ने नेपाल को, जब नेपाल के प्रधानमंत्री चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं ये बहुत बड़ा दाव चला है अमेरिका ने, तो अपनी राय अवश्य रखिएगा दोस्तों। साथ ही साथ इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि भारत से अपनी निर्भरता क्यों नहीं हटा सकता है नेपाल, चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा कम्युनिस्ट चाइना। बता दे दरअसल भारत नेपाल को लेकर बड़ी खबर है, जहां नेपाल कम्युनिस्ट दोस्त चीन के साथ अधिक गहरे राजनीतिक संबंधों और आधुनिक कनेक्टिविटी के बावजूद भारत पर तेजी से निर्भर हुआ है। भारत पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए नेपाल की कम्युनिस्ट सरकारें अपने उत्तरी पड़ोसी चीन के साथ संपर्क को मजबूत कर रही हैं। अधिकांश नेपाली राजनेता, जिसमें सबसे अधिक कम्युनिस्ट है, वे अधिक निर्भरता के लिए भारत को दोषी ठहराते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि भौगोलिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक जुड़ाव के कारण वे भारत के ज्यादा करीब है, ना कि चीन के। चीन इसी का फायदा उठा रहा है और नेपाली नेताओं को प्रलोभन देकर अपने प्रभाव को तेजी से बढ़ा रहा है। ऐसे में नेपाल में चीन की भूमिका पर गौर करना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां क्या है नैविक तकनीक जो भारतीय सेनाओं को भी बनाएगा अल्ट्रा मॉडर्न। बता दे चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत का पूरे विश्व में डंका बज रहा है। इस बड़ी उपलब्धि के बाद इसरो कई और प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इन्हीं बातों को लेकर एशिया नेट न्यूज नेटवर्क ने इसरो चेयरमैन से विशेष बातचीत की है। चंद्रयान 3 मिशन को लेकर एशिया नेट न्यूज नेटवर्क के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन राजेश कालरा ने इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ से इसरो सेंटर में विस्तार बातचीत की। इस दौरान वो चीजें निकल कर आई जिनके बारे में लोगों को अब तक नहीं पता। दरअसल एस सोमनाथ ने कहा कि नैविक सिस्टम का स्ट्रेटेजिक पर्पज होता है, जैसे जीपीएस सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो जाए तो नैविक काम करे। जीपीएस कम दायरे तक ही सटीक जानकारी देता है और हमने जो नैविक तैयार किया है वो करीब 3 मीटर तक सटीक लोकेशन देगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां कनाडा में खालिस्तान
पाकिस्तानी आतंकवादी अर्शदीप के गुर्गे सुखदूल सिंह की हुई हत्या, भारत में था मोस्ट वांटेड। जी हां, कनाडा के विनिपेग शहर में सुखदूल सिंह नाम के गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो भारत में वांटेड था। एक कैटेगरी का गैंगस्टर सुखदूल खालिस्तानी आतंकवादी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला का गुर्गा था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। सुखदूल सिंह के खिलाफ पंजाब में 7 आपराधिक मामले दर्ज थे। इसके बाद भी वो 2017 में कनाडा में भागने में सफल रहा था। दोस्तों आपको बता दें कि कनाडा में सुखा दुनेके की हत्या के बाद पंजाब में रेड अलर्ट, हर जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जी हां, पंजाब में पुलिस ने पूरे राज्य में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही कोई भी गैंगवार ना हो, इसको लेकर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। सभी जिलों में स्पेशल नाके लगाए गए हैं। संदिग्ध स्थानों और लोगों पर पुलिस की सतर्कता बढ़ा दी गई है। उधर गुरुवार को पंजाब पुलिस ने पूरे प्रदेश में 1159 स्थानों पर दबिश दी। 26 सितंबर को अमृतसर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक है और शुक्रवार को मोहाली में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच क्रिकेट मैच भी है। दोनों ही देशों के खिलाड़ी मोहाली पहुंच चुके हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, कनाडा में छिपे गोल्डी बराड़ गैंग पर बड़ा एक्शन। पंजाब में पुलिस ने 12 गुर्गों को दबोचा। भारत और कनाडा के मध्य तनाव के बीच पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुरुवार को पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस ने गोल्डी बराड़ गैंग के खिलाफ 44 स्थानों पर दबिश दी। गोल्डी बराड़ मौजूदा समय में कनाडा में बैठा है। पुलिस ने उसके 12 गुर्गों को हथियारों गिरफ्तार कर लिया। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं। जहां ईरान ने परमाणु हथियार बनाया तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दे डाली बड़ी वार्निंग। जी हां, चेतावनी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बनाता है तो उनका देश भी ये हथियार हासिल करेगा। अमेरिकी समाचार टीवी फॉक्स न्यूज के साथ बुधवार को इंटरव्यू में क्राउन प्रिंस ने यह बात कही। गौरतलब है कि ईरान इस बात से हमेशा इनकार करता रहा है कि वो परमाणु हथियार बना रहा है। फॉक्स न्यूज ने मोहम्मद बिन सलमान से पूछा कि ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने की संभावना को कैसे देखते हैं और सऊदी अरब के लिए इसके क्या मायने हैं। इसके जवाब में क्राउन प्रिंस सलमान ने कहा कि कोई भी देश परमाणु हथियार हासिल करता है तो हम लोग चिंतित होते हैं। ये अच्छा नहीं है और एक बुरा कदम है। उन्हें परमाणु हथियार हासिल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोस्तों साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर ग्लोबल वार्मिंग पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमीर गरीब की जंग, क्या COP28 में बनेगी सहमति। बता दें, इस हफ्ते दुनिया भर के नेता न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इकट्ठा हुए। सभी नेता एक बात पर सहमत दिखाई दिए हैं कि जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के सामने सबसे बड़ी समस्या में से एक है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने मंगलवार को अपने संयुक्त राष्ट्र भाषण में जलवायु आपदाओं की एक लंबी सूची का जिक्र किया। वहीं कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन ने पहले कभी नहीं ऐसे जैसे अपने दांत दिखाए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी अपने भावुक टिप्पणी में कहा है कि दुनिया अभी भी रिकॉर्ड की गई सबसे गर्म गर्मी से बची है। दोस्तों एक और खबर की बात करते हैं, जहां पुतिन के रशिया से जंग के बीच अचानक क्यों अमेरिका पहुंचे जेलेंस्की, हुआ ये बड़ा खुलासा। दरअसल यूक्रेन और रशिया के युद्ध को 6 महीनों बाद 2 साल हो जाएंगे। दोनों पक्ष में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। युद्ध में रशिया और यूक्रेन दोनों को भयंकर नुकसान हुआ। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की अमेरिका से और ज्यादा मदद पाने के लिए गुरुवार को एक दिन के लिए वॉशिंगटन पहुंचे, लेकिन उन्हें इस बार रिपब्लिकन सांसदों के सवालों का सामना करना पड़ेगा जो 19 महीने से रशिया के साथ जारी युद्ध के लिए दी जा रही मदद पर सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों जेलेंस्की सीनेटर प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के रिपब्लिकन एवं डेमोक्रेटिक नेताओं से निजी तौर पर बातचीत करने के लिए यूएस कैपिटल यानी अमेरिकी संसद पहुंचे हैं। वो व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडेन से भी मुलाकात करेंगे और पेंटागन में अमेरिकी सैन्य अधिकारियों से चर्चा भी करेंगे। जी हाँ, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर खत्म हुआ इंतजार। पाकिस्तान में आम चुनाव को लेकर हुआ बड़ा ऐलान। आखिर कब होगा इलेक्शन पाकिस्तान में। बता दें, पाकिस्तान में लंबे समय से चुनाव की तारीखों का इंतजार किया जा रहा था। जहां एक और इमरान खान जल्द से जल्द चुनाव करवाना चाहते थे, तो वहीं पूर्व की शहबाज शरीफ सरकार चुनावों को जैसे भी हो टालना चाहती थी। शहबाज का कार्यकाल खत्म होने के बाद जब कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अनवर उल हक काक्कर और उनकी कैबिनेट को सत्ता पर केयरटेकर पीएम और कैबिनेट के तौर पर बैठाया गया, तभी से ही चुनाव की तारीखों को लेकर इंतजार किया जा रहा है। यह इंतजार आखिर खत्म हो गया है। पाकिस्तान के डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान चुनाव आयोग यानी ईसीपी ने घोषणा की है कि आम चुनाव जनवरी 2024 के आखिरी सप्ताह में होंगे। जी हाँ, पाकिस्तान में चुनाव को लेकर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। शहबाज सरकार ने चुनाव टालने के लिए परिसीमन का पैतरा चला था। परिसीमन के बाद ही चुनाव करवाए जाएं, इसमें टाइम लगता। इसी बीच आखिरकार पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने चुनाव का ऐलान कर ही डाला। दोस्तों एक और खबर की बात करते हैं, जहां पर महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में भी हुआ पास। पीएम मोदी ने कहा ऐतिहासिक कदम, 140 करोड़ देशवासियों को दिल से बधाई। जी हाँ, लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास हो गया। वहीं विपक्ष द्वारा लाए गए सभी संशोधन गिर गए। बिल के समर्थन में
215 वोट पड़े, किसी भी सदस्य ने बिल का विरोध नहीं किया। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर करीब 10 घंटे तक चर्चा चली। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि हम बिल लटकाने भटकाने के लिए नहीं लाए हैं, यह बिल लागू होकर रहेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। जी हाँ, इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कानून को 2029 के बाद लागू करने के बजाय अभी से लागू कीजिए, ये महिलाओं के साथ धोखा है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले कहा गया था 15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेंगी, लेकिन बाद में अमित शाह कहते हैं ये तो चुनावी जुमला है। उन्होंने कहा कि जनगणना के बाद डिलिमिटेशन के बाद महिला आरक्षण बिल लागू करने में कई साल लग जाएंगे, ये महिलाओं के लिए लॉलीपॉप है। लेकिन दोस्तों मोदी सरकार ने कल में ही यह बिल पूर्ण सहमत के साथ में पास कर दिया। दोस्तों ऐसे में विपक्षियों के मुंह पर यह तगड़ा वाला जोरदार धमाका है दोस्तों, क्योंकि इनको लगता था कि मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल पास नहीं करवाएगी, इसको वोट का एजेंडा के तौर पर इस्तेमाल करेगी और इसको लागू 2019 तक करवाएगी, लेकिन 2023 में ही इसको लागू करवा दिया। दोस्तों ऐसे में मोदी इज द बेस्ट, कमेंट में जरूर कहिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां इतना ही नहीं, महिला आरक्षण बिल पर स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर निशाना। कहा अगर परिसीमन की बात नहीं होती तो यही लोग कोर्ट भी चले जाते। जी हाँ, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इनको पीएम मोदी के स्वर में स्वर मिलाना पड़ा, विपक्ष विरोध नहीं कर पा रहे के सवाल पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी है तो मुमकिन है। स्मृति ईरानी ने दावा किया कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम से सामाजिक बदलाव होंगे। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस इसे अभी लागू करने की मांग इस कारण कर रही है ताकि महिला आरक्षण बिल पर वो कोर्ट जाए, ऐसा ही उन्होंने 370 में किया था। चलते दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां AIADMK के नेता ने कहा भाजपा से कोई खटपट नहीं, हम चाहते हैं मोदी फिर बने प्रधानमंत्री। जी हां, AIADMK के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री SK राजू ने बृहस्पतिवार को कहा कि अन्ना द्रमुक को भाजपा के साथ अपने गठबंधन को लेकर कोई समस्या नहीं है और वो चाहती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुनः चुने जाएं। राजू ने कहा कि अन्ना द्रमुक को स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए और उसी की भांति भाजपा को भी अगले विधानसभा चुनाव में अन्ना द्रमुक महासचिव EK पलानीस्वामी को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बहरहाल दोस्तों ऐसे में ये थे अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जितना ज्यादा उसके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत और यहाँ तक बने रहने के लिए आप